हेलो 11th क्लास। तो कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का हमारी इस 150 डेज की प्रारंभ सीरीज के अंदर। आज की इस क्लास के अंदर अकाउंट्स में हम लोग पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने देखा था कि अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या है, उसमें हमने पूरा उसका थ्योरी और प्रिंसिपल समझा था बच्चों। आज के इस लेक्चर नंबर 3 के अंदर कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाऊंगा, जिससे आप लोगों के दिमाग में अगर थोड़ा बहुत भी डाउट होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। अगर उसके बावजूद भी आपको डाउट आता है बच्चों, तो स्क्रीन पर हमारे नंबर चल रहे हैं, वो व्हाट्सएप नंबर हमारे सेव कर लीजिए और वहां पर भी आप हमसे डाउट पूछ सकते हैं और साथ ही साथ में कमेंट बॉक्स में भी डाउट अपने पूछ सकते हैं बेटा। व्हाट्सएप नंबर को आप सेव कीजिए बेटा और वहां पर हमारे साथ ग्रुप में जुड़िए, जहां पर हम आपको नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ और साथ ही साथ में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी भी समय समय पर देते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन के कुछ क्वेश्चंस का। तो बेटा देखो, मैं यहां पर आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं। देखो, मेरा यहां पर इन क्वेश्चन को कराने से सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि आपका अकाउंटिंग इक्वेशन में जो भी समस्या हो रही हो वो पूरी क्लियर हो जाए। इज दैट क्लियर बेटा? तो एक क्वेश्चन है, मैं वो लेकर आया हूं आपके लिए कि प्रिपेयर करना है हमें अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है मैंने आप लोगों को समझाया था बेटा इसके बारे में। और अभी मैं आपको इसमें एक चीज और बताता हूं बेटा। मैंने जैसे कि उस टाइम पे आपको बोला था, इसमें डेबिट और क्रेडिट साइड होती है बच्चों, तो यहां पर दोनों जगह बैलेंस चलेगा। मैंने आप लोगों को यह बताया था जब मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के प्रिंसिपल्स पढ़ाए थे बेटा। तो आज की इस क्लास में जो बच्चे नए हैं बेटा, इस क्लास को देखने से पहले आप लोग वो क्लास जरूर देख लीजिए, उसके बाद आप इस क्लास में आएंगे तो ही आपको अच्छे से समझ में आएगा बेटा। ये हमारे सामने कुछ क्वेश्चन हैं बेटा, जिसको हमें मेंटेन करना है बेटा। ठीक है, इसको मेंटेन करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा बेटा, एक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा अकाउंटिंग इक्वेशन का बेटा। तो अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट कैसे बनता है वो मैं आपको समझाता हूं बेटा। इसमें ये इस तरीके से अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट बनेगा बेटा। यहां पर ये हमारा सीरियल नंबर होगा, ये हमारा ट्रांजैक्शन हो जाएगा बेटा जो भी हम लिखेंगे यहां पर, और ये हमारा पूरा का पूरा एक अलग फॉर्मेट हो जाएगा इसके अंदर ही। ठीक है, ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है। ऐसे फॉर्मेट बनाना है आपको। ठीक है, और एक चीज वो बताता हूं बेटा, अकाउंट्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप फॉर्मेट अच्छे से बनाएं। ठीक है ना, सबसे पहला काम होता है हमारा कि हम सही से फॉर्मेट बनाना सीखें। हमें हर अकाउंट का फॉर्मेट बनाना आना चाहिए बेटा। ठीक है, ये आपका सीरियल नंबर होगा, यहां लिखेंगे हम। ये हमारा ट्रांजैक्शन होगा बेटा। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ये यहां पर ट्रांजैक्शन हो जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो उसको पर्टिकुलर भी लिख सकते हैं और ट्रांजैक्शन भी लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, ये हमारा पर्टिकुलर भी लिख दो आप इसमें, और इसमें आप ट्रांजैक्शन भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आप जो चाहें वो लिख सकते हैं। मैं यहां पर ट्रांजैक्शन भी लिख देता हूं। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन हो गया बेटा। इसके बाद में बेटा यहां पर आपका ये एसेट्स हो जाएंगी, जो भी एसेट्स आप यहां लिखेंगे। यहां पर आपकी ये लायबिलिटीज हो जाएंगी बेटा, और साथ में ये कैपिटल हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यहां पर हम लोग एक और सब टाइटल के लिए एक और जगह कॉलम बनाएंगे बेटा, ताकि यहां पर भी लोगों को समझ में आ जाए। पहला स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक है, और यहां पर पहले हमें क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा बेटा, क्योंकि हमें सब टाइटल्स यहां पर लिख रहे हैं बच्चे। तो हम पहले पढ़ लेते हैं कि क्या क्या है। जैसे कि यहाँ पे लिख रहा है, संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब कैश क्या होता है? एसेट्स होता है। तो हम इसको एसेट्स के नीचे यहां पर कैश लिख देंगे और आगे प्लस का साइन लगा देंगे। अब कई बार क्या होता है, बहुत से बच्चों को ना कंफ्यूजन रहता है कि सर कैश तो कैपिटल होगा, इसको एसेट्स क्यों बोल रहे हैं? तो देखो बेटा, कैश और एसेट्स के बीच में मैं आपको समझाता हूं, आपको एक बार में क्लियर हो जाएगा। देखो बेटा, कैश एसेट्स भी होता है और वही कैश कैपिटल भी कहलाता है। वो कैसे? देखो समझो, आप सपोज करो आप एक स्टेशनरी की शॉप खोलना चाहते हो। ठीक है, उस स्टेशनरी शॉप के लिए आपने अपने सेविंग में से 50,000 रुपीज निकाले
और उस 50,000 रुपीज को स्टेशनरी की जो शॉप आप खोलना चाहते थे उसको सेटअप करने में पूरे पैसे खर्च कर दिए। तो बेटा आपने अपने बिजनेस को क्या दिया, 50,000 रुपीज कैश दिया, जिससे उस बिजनेस ने क्या करा, जो भी चीज उसको चाहिए थी बिजनेस रन करने के लिए वो उसने उससे परचेज किया। तो वो कैश एक तरह से क्या हो गया, एसेट्स हो गया बिजनेस के लिए बेटा, क्योंकि उसके बिना बिजनेस वर्क नहीं कर सकता। तो जो चीज जिसके बिना बिजनेस रन नहीं कर सकता उसे एसेट्स कहते हैं। तो यहां पर कैश ने भी वही काम किया, तो कैश एसेट्स होता है। और यहां पर पूरा का पूरा पैसा बिजनेस में आपने अपनी जेब से लगाया है तो वो कैपिटल हो जाता है। इज दैट क्लियर? आ गया ना समझ में? तो यही कैश और यही कैपिटल होता है। अब देखो बेटा यहां पर दूसरा पढ़ते हैं, परचेस क्या, फर्नीचर। फर्नीचर इज ऑल्सो एसेट्स। अगर बिजनेस में हम कोई फर्नीचर परचेस करके लेकर आ रहे हैं, घर के लिए नहीं लेकर आ रहे हैं, बिजनेस के लिए लेकर आ रहे हैं, तो वो फर्नीचर भी एसेट्स हो जाएगा। तो मैं यहां पर ये फर्नीचर भी लिख दूंगा बेटा, प्लस का साइन लगा देंगे हम लोग। उसके अलावा आपने परचेज किया है गुड्स फॉर कैश में, तो बेटा गुड्स को आपको स्टॉक लिखना है, क्योंकि आप स्टॉक है वो आपके लिए, आप उसको बेचने के लिए लेकर आए हैं। उसके बाद में आपने फिर परचेज किया गुड्स ऑन क्रेडिट। क्रेडिट मतलब उधार पे, तो सामने वाले से आपने उधार में खरीदा, तो सामने वाला आपका क्या हो गया, क्रेडिटर। मैंने बताया था ना, जब आप किसी से उधार में लेते हो कोई भी गुड्स या कैश, तो सामने वाला आपका क्रेडिटर हो जाता है। और अगर आप सामने वाले को कोई गुड्स या कैश उधार में देते हो तो वो आपके लिए डेटर हो जाता है बेटा। इज दैट क्लियर बेटा? तो यहां पर क्रेडिटर लिख दिया। पेड रेंट के लिए कोई कॉलम नहीं आएगा, गुड्स आपने बेचा है ना, उसके लिए भी कुछ नहीं आएगा बेटा, बस खत्म यहां तक। और ये कैपिटल आप एज इट इज ऐसे लिख देंगे बेटा। क्लियर? बात समझ में आ रही है? चलो अब मैं इसको हटा देता हूं, मैं पढ़ता जाऊंगा, आप ध्यान से सुनना बेटा। पहला है हमारा, संदीप ने स्टार्टेड किया है बिजनेस विद कैश। तो हम यहां पर लिखेंगे संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश इज रुपीज, कितने में किया उन्होंने, 1 लाख रुपीज में। तो यहां 1 लाख रुपीज लिख देंगे। और ये अपन नरेशन बाद में बंद करेंगे, पहले अपन यहां देखते हैं, देखो ठीक है ना, वैसे ही ये बंद हो जाता है यहां पर। संदीप ने बिजनेस को 1 लाख रुपए दिए हैं, ये बोला है बेटा, स्टार्ट करा ना उसने बिजनेस, तो बिजनेस को उसने 1 लाख रुपए दिए। तो बिजनेस के पास कैश आया, तो यहां पर उसने 1 लाख रुपए यहां पर कैश में एंट्री कर देंगे, प्लस लगा देंगे। इस ट्रांजैक्शन के अंदर फर्नीचर कुछ भी नहीं आया हमारे पास में, तो फर्नीचर को 0। स्टॉक की भी इस ट्रांजैक्शन के अंदर कोई बात नहीं हुई, तो ये भी 0। क्रेडिटर की इस ट्रांजैक्शन के अंदर कोई बात नहीं हुई, तो ये भी 0। बिजनेस के अंदर पैसा लगाना कैश के रूप में या बैंक के थ्रू, बिजनेस के पैसे बिजनेस बैंक अकाउंट के अंदर भी, अगर मान लो आपने बिजनेस का बैंक अकाउंट खुला रखा है और उसके अंदर आप पैसे ट्रांसफर करते हो, तो वो भी बैंक भी क्या हो जाएगा, वो भी बैंक भी आपका एसेट्स ही हो जाएगा, क्योंकि उसमें बिजनेस का पैसा रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ कैश की बात कर रहे हैं बेटा, तो आपने बिजनेस को कैश में 1 लाख रुपए दिए, ये एसेट्स हो गया। और आपने पूरे के पूरे अपनी जेब से दिया है, तो वो आपके लिए कैपिटल हो गया। तो कैपिटल में भी 1 लाख रुपीज की मैं एंट्री करूंगा। इज दैट क्लियर बेटा? अभी कैश और कैपिटल के बीच में मैंने आपको डिफरेंस समझाया था, आ गया था ना समझ में? तो देखो बेटा, हमने बिजनेस में कैश लगाया, हमने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बिजनेस को 1 लाख रुपए कैश दिए, तो हमने कैश के कॉलम में एंट्री कर दिया। अब इस ट्रांजैक्शन के अंदर कोई फर्नीचर की बात नहीं हुई है बेटा, तो फर्नीचर 0। इसके अंदर स्टॉक की कोई बात नहीं है, तो स्टॉक भी 0। इसके अंदर क्रेडिटर की कोई बात नहीं है, तो क्रेडिटर भी 0। बट बेटा जो बिजनेस में हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो हमारे लिए कैपिटल भी तो होता है, इसलिए हमने कैपिटल के अंदर यहां पर क्या लिख दिया, 1 लाख रुपीज लिख दिया बच्चों। इज दैट क्लियर? अब मैं इस लाइन को पूरा यहां से यहां तक खींच दूंगा, और ये मेरी क्या हो गई, पहली इक्वेशन। तो पहली इक्वेशन को सिर्फ इक्वेशन लिखना है। अब बेटा एक चीज देखो, मैंने क्या कहा था, एसेट साइड और लायबिलिटी प्लस कैपिटल साइड ऑलवेज इक्वल रहना चाहिए, दोनों तरफ बैलेंस। अगर दोनों तरफ बैलेंस इक्वल नहीं है, मतलब अपन ने कहीं ना कहीं मिस्टेक करी। अब यहां देख लो, इन टोटल एसेट्स का कितना अमाउंट आ रहा है, 1 लाख रुपीज। यहां पर ये कितना, इधर की साइड कितना अमाउंट आ रहा है, 1 लाख रुपीज। तो दोनों तरफ बैलेंस दिख रहा है ना, इधर भी 1 लाख, इधर भी 1 लाख। तो ये मतलब हमने सही मेंटेन किया है। अब आप यहां लिख दो वापस से 1 लाख रुपीज प्लस 0 प्लस 0, ये 0 प्लस 1 लाख रुपीज। अब नेक्स्ट दूसरा हम पढ़ेंगे ट्रांजैक्शन। लिखा है परचेज क्या है, फर्नीचर फॉर कैश। तो यहां लिखेंगे परचेज फर्नीचर फॉर
कैश इज ₹5,000। आपने बिजनेस के लिए 5,000 रुपीज का फर्नीचर परचेस किया है। यहां पर कैश लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया बेटा, आपने उस फर्नीचर को जब खरीदा ना तो उसका पेमेंट हैंड टू हैंड कर दिया, उधार नहीं छोड़ा आपने। तो बेटा ये फर्नीचर आपने किसके लिए परचेस किया, बिजनेस के लिए किया, तो कौन पेमेंट करेगा इसका, बिजनेस पेमेंट करेगा। तो बिजनेस के कैश में से 5,000 रुपए लेस करेंगे और हमारे पास में बिजनेस का एक फर्नीचर 5,000 रुपए का नया क्रिएट हुआ है, इसलिए फर्नीचर के कॉलम में +5,000 लिखेंगे, बाकी सब जीरो रहेगा। और फर्नीचर हमने बिजनेस के लिए एसेट्स परचेज किया बेटा, उसका कैपिटल के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है, तो वो जीरो का जीरो रहेगा। अब आप इसको ऐसे बंद कर देंगे और यहां लिखेंगे न्यू इक्वेशन। तो नई इक्वेशन कितनी आ गई बेटा, ये हो गया 95,000। फर्नीचर क्रिएट हो गया आपके पास 5,000 का, ये जीरो और ये 1 लाख रुपीज। इज दैट क्लियर बेटा। अब देखो बेटा 95,000 प्लस 5,000 रुपीज बन गए 1 लाख रुपए। इस इक्वल टू के साइन के उधर देखो 1 लाख रुपीज, तो इधर भी 1 लाख रुपीज और इधर भी 1 लाख रुपीज, दोनों तरफ इक्वेशन बैलेंस चल रही है, मतलब अभी तक हमने कोई मिस्टेक नहीं की है। इज दैट क्लियर बेटा। अब हम अपन यहां पर थर्ड ट्रांजैक्शन देखेंगे। थर्ड ट्रांजैक्शन क्या है बेटा, कि परचेज किया है आपने गुड्स फॉर कैश। अब बिजनेस स्टार्ट करा है तो कुछ ना कुछ तो बेचोगे, गुड्स बेचोगे, नहीं तो सर्विस बेचोगे। अब गुड्स बेचने के लिए पहले आपको खरीदना भी तो पड़ेगा बेटा, तो आपने क्या करा, परचेज किया है गुड्स को, ठीक है, आपने गुड्स परचेज किया है बेटा फॉर कैश, मतलब इसका भी आपने उधार नहीं छोड़ा, हैंड टू हैंड आपने इसका पेमेंट कर दिया बेटा। और कितने का गुड्स परचेज किया, 20,000 रुपीज का, मतलब जो गुड्स आप परचेज करके लेकर आए हो उसका हैंड टू हैंड पेमेंट किया है बेटा। अब ये गुड्स किसके लिए परचेज करके लेकर आए हो, बिजनेस के लिए लेकर आए हो, तो और कैश में आपने हैंड टू हैंड पेमेंट कर दिया, तो ये पेमेंट किसने करा, बिजनेस ने किया बेटा। तो बिजनेस के कैश के कॉलम में से 20,000 रुपीज माइनस कर देंगे। फर्नीचर का तो कोई डिस्कशन इस ट्रांजेक्शन में नहीं हुआ, तो यहां पर जीरो लिख देंगे बेटा। हमारे पास में गुड्स मतलब स्टॉक, हमारे पास में बिजनेस के पास में कितने का स्टॉक आ गया बेटा, 20,000 का स्टॉक क्रिएट हो गया, तो यहां पर कॉलम में हम 20,000 रुपीज लिखेंगे बेटा, यहां जीरो हो गया। इससे गुड्स परचेस करने से कैपिटल के ऊपर भी कोई असर नहीं होता है, इसलिए वहां पर जीरो लिख दिया। और इसके बाद दोबारा से इसे लाइन खींचेंगे और हमारी नई इक्वेशन आ जाएगी बेटा, ये दोबारा से हमारी नई इक्वेशन आ जाएगी। और नई इक्वेशन में क्या आया बेटा, 95,000 माइनस 20,000, तो यहां पर हो गया बेटा 75,000 रुपीज। इज दैट क्लियर। प्लस 5,000 ये ऐसा कैसा, 20,000 के गुड्स आपके क्रिएट हो चुके हैं बेटा, ये जीरो है और ये 1 लाख रुपीज आ गया है। अब देखो बेटा 75,000 प्लस 5,000 ये बन जाता है 80,000, 80 में 20,000 ऐड करेंगे तो बन गए 1 लाख रुपीज। तो इधर की साइड भी 1 लाख हो रहे हैं, इस इक्वल टू के उधर की साइड भी 1 लाख हो रहे हैं बेटा, इसका मतलब हमारी इक्वेशन सही चल रही है। अब हम फोर्थ वाली देखेंगे। आ रहा है बेटा आप लोगों को समझ में? अगर कोई बात अगर आपको नहीं समझ में आ रही है बेटा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, नहीं तो स्क्रीन पर हमारे व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं, वहां पर भी आप पूछ सकते हो बेटा। इज दैट क्लियर? तो आपको जैसा अच्छा लगे वैसे आप पूछ सकते हो, हम दोनों पे ही आपको अच्छे से रिप्लाई जरूर देंगे बेटा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हमने गुड्स परचेज किया है ऑन क्रेडिट, मतलब हमने गुड्स तो परचेज कर लिया है, गुड्स तो हमने परचेज कर लिया है, बट हमने उधार में परचेज किया, मतलब उसका पेमेंट अभी हमने नहीं किया है। और कितने का गुड्स परचेज किया है, इज ₹36,000। इज दैट क्लियर बेटा? कि हमने गुड्स तो परचेज कर लिया। कई बार होता है ना, हम किसी से रेगुलर वे में हमारे बिजनेस के लिए माल खरीदते हैं तो एक बिजनेस रिलेशन बन जाता है, एक फेथ क्रिएट हो जाता है, तो कई बार सामने वाला हमें उधार भी दे देता है, हम कह देते हैं यार अभी पैसे नहीं है, 2-4 दिन में दे दूंगा, तो वो हमें गुड्स दे देता है, फिर हम बाद में उसको पेमेंट कर देते हैं। बट उस टाइम हमने जब उससे खरीदा गुड्स तो उधार में खरीदा, और जो भी चीज हम जिससे भी उधार में खरीदते हैं या उधार लेते हैं तो सामने वाला हमारे लिए क्या हो जाता है, क्रेडिटर हो जाता है। और क्रेडिटर मतलब उसको भविष्य में पैसे देने हैं, ये पैसे देने की भावना आ रही है,
इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलेंगे, इसको कॉमर्स की लैंग्वेज में लायबिलिटी बोलेंगे बेटा। इज दैट क्लियर? तो हमारे पास से कैश तो गया नहीं बेटा, क्यों कुछ भी, क्योंकि हमने कैश अभी पेमेंट नहीं करा, तो कैश बिल्कुल भी छेड़ेंगे नहीं, वो जीरो का जीरो रहेगा इस ट्रांजेक्शन में। फर्नीचर में भी कुछ नहीं हुआ, हमने इस ट्रांजेक्शन के अंदर कोई फर्नीचर थोड़ी परचेज किया है। अब स्टॉक हमने और खरीद लिया, पहले 20,000 का था, अभी उधार में और माल खरीदा 36,000 रुपए का, तो हमारे स्टॉक के अंदर 36,000 की स्टॉक की और वैल्यू ऐड हो जाती है बेटा। अब हमने सामने वाले को पेमेंट नहीं किया बच्चे, ठीक है ना, तो सामने वाले को हमने पेमेंट नहीं किया है बेटा, तो क्रेडिटर बन गया वो हमारा, तो हमें उसको भविष्य में कितना देना है? 36,000 रुपीज देना है बेटा। कितना देना है बच्चे? 36,000 रुपीज देना है। उधार खरीदने से, उधार या कैश में खरीदने से कैपिटल के ऊपर कोई असर नहीं होता है बेटा, इसलिए ये जीरो का जीरो रहेगा। अब देखो बेटा, यहां पर हमारी न्यू इक्वेशन आ जाएगी, ये हमारी न्यू इक्वेशन आ जाएगी। ये 75,000 प्लस 5,000 प्लस ये हो गया आपका 56,000। इज दैट क्लियर बेटा? ये 36,000 प्लस 1 लाख रुपीज। इज दैट क्लियर बेटा? 1 लाख रुपीज प्लस 36,000 तो हो गया 1,36,000। अब एसिड साइड चेक करते हैं। 75,000 प्लस 5,000 प्लस 56,000 हो जाता है 1,36,000 रुपीज। तो मतलब दोनों साइड्स हमारी इक्वल आ रही है। इट मींस दैट कि हमारी इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन अभी तक बिल्कुल सही चल रही है। इज दैट क्लियर बेटा? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? आगे देखिए बेटा, फिफ्थ ट्रांजैक्शन लेते हैं। फिफ्थ ट्रांजैक्शन कहता है कि आपने रेंट पेड किया है, तो पेड रेंट इज रुपीज, कितने रुपए का पेमेंट किया बेटा? आपने किया है 700 रुपीज का, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, आप चाहे सैलरी पे करो चाहे रेंट पे करो, ठीक है ना, इसका असर कैपिटल में भी देखने को मिलेगा, ठीक है ना। रेंट पे करा हो आपने या सैलरी पे करी हो बेटा, तो इसका असर हमें जो है, क्योंकि ये एक तरह से एक्सपेंसेस है, और मैंने आपको पहले क्लास में बताया था कि हम यहां पर डायरेक्टली एक्सपेंसेस नहीं, मतलब इसको हम प्रॉफिट या लॉस के रूप में बताएंगे बेटा। तो हम किसी चीज का पेमेंट कर रहे हैं, जैसे किस चीज का, जैसे रेंट कोई पेमेंट कर रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, तो एक्सपेंसेस डायरेक्टली लेस नहीं होता है, उसे हमें प्रॉफिट या लॉस में ही हमें लेस करना होता है कैपिटल में से। तो हम किसी रेंट का पेमेंट कर रहे हैं, तो ये कंपनी के लिए लॉस हो गया, और लॉस कैपिटल में से भी लेस होता है, क्योंकि प्रॉफिट कैपिटल में ऐड भी होता है। इज दैट क्लियर बेटा? तो हमने 700 रुपए रेंट दिया बेटा, तो हमारे कैश में से 700 रुपीज चला गया। इससे हमारे फर्नीचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही हमारे स्टॉक पे कोई फर्क पड़ेगा, ना ही हमारे क्रेडिटर पे कोई फर्क पड़ेगा। हाँ, 700 रुपीज हमारे कैपिटल में जरूर फर्क पड़ेगा, तो वहां से लेस हो जाएगा बेटा। तो हमारी न्यू इक्वेशन आ जाएगी। तो 75,000 रुपीज में से हम लोग 700 रुपए निकालेंगे बच्चे, तो 74,300 रुपीज हो जाएगा। तो ये 74,300, ये 5,000 ही रहेगा, ये 56,000 रुपीज ही रहना है, ये 36,000 रुपीज ही रहना है, और यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? 1 लाख में से 700 माइनस करेंगे तो 99,300 रुपीज हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अब देखो बेटा, 99,300 को मैं प्लस करता हूं 36,000 से, तो मेरा टोटल आता है 1,35,300 रुपीज, और इधर भी इन सबको ऐड करने पे यही आना चाहिए 1,35,000, ठीक है। तो 74,300, 5,000 और 56,000 रुपीज, तो 1,35,300 रुपीज आ जाता है आप लोगों का। इज दैट क्लियर बेटा? लास्ट हमारे इस क्वेश्चन की एक और ट्रांजैक्शन रह गया है, वो भी हम यहां पर कर लेते हैं बच्चे, ठीक है। आई होप आपको यहां तक सब समझ में आया होगा। 6th एंट्री क्या लिखा है? गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 40,000 रुपए, मतलब कोई गुड्स आपने 40,000 रुपीज का खरीदा था, आपने सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 20% फॉर कैश। आपने उस 40,000 रुपीज के
गुड्स को जो आपने 40,000 में खरीदा था ना बेटा, उस गुड्स को आपने जो है 20% के प्रॉफिट पर बेच दिया है बेटा। तो मैं यहां लिखता हूं गुड कॉस्टिंग रुपीज, ये गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 40,000, ठीक है, सोल्ड एट अ प्रॉफिट, सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% फॉर कैश। ठीक है बेटा, आपने गुड्स 40,000 रुपए का जो खरीदा था उसको आपने 20% के अच्छे भाव से बेच दिया है। तो बेटा देखो यहां पर कैश में बेचा है, तो देखो 40,000 प्लस 20% मतलब 48,000 रुपीज। तो आपके पास में कैश में कितना पैसा आया बेटा, 48,000 रुपीज आया। फर्नीचर पे कोई असर नहीं पड़ेगा बेटा, बट स्टॉक में से 40,000 का माल चला गया बेटा, प्रॉफिट 48 माइनस नहीं करेंगे क्योंकि वो गुड्स तो आपको 40,000 का पड़ा है। तो स्टॉक में से आपका भाई आपका टोटल स्टॉक 56,000 का है, इसमें कोई गुड्स आपने परचेस करा होगा जिसको आपने 40,000 में परचेस करा है, तो वैल्यू कितने से डाउन होगी, जितने में आपने परचेस किया। तो मैंने परचेस किया 40,000 में, तो वैल्यू 40,000 से कम हो जाएगी। इससे क्रेडिटर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हमें कितना फायदा हो गया बेटा, 8,000 रुपीज का फायदा हो गया। लॉस और प्रॉफिट जो होता है कैपिटल में ऐड होता है बेटा, ये हो गया आपका ऐड। ठीक है, अब यहां पर आपका फाइनल इक्वेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, ये फाइनल इक्वेशन, इसको क्या बोलेंगे, फाइनल इक्वेशन। इज दैट क्लियर बेटा? तो 74,000 रुपीज है बेटा 300, ये 48,000 ऐड किया तो कितना गया बेटा, 1,22,300 रुपीज, प्लस ये 5,000 ही रहना है, प्लस अब यहां पर 56 में से 40,000 चले गए तो 16,000 का ही हमारे पास गुड्स बचा है बेटा। इसका हमने अभी तक पेमेंट नहीं करा है, पूरा का पूरा लिखेंगे बेटा। अब हम करेंगे 99,300 प्लस 8,000, तो हो गया बेटा 1,07,300, 1,07,300। अब आप लोग चेक कर सकते हो बेटा इसको, जैसे कि प्लस किया 36,000 रुपीज तो आपका आ रहा है 1,43,300 रुपीज। इधर भी ये आना चाहिए बेटा 1,22,300, फिर 5,000, फिर उसके बाद में 16,000, आपका 1,43,300 रुपीज आ रहा है। इज दैट क्लियर बेटा? ये आपका अकाउंटिंग इक्वेशन बन गया है। आई होप आपको यहां तक सब अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। इज दैट क्लियर बेटा? अब चलो ये तो हमने साथ के साथ मैच करते चले गए भाई दोनों साइड बराबर है कि नहीं है। देखो बेटा कई बार क्वेश्चन में आ जाएगा कि अकाउंटिंग इक्वेशन के साथ में आपको एक और अकाउंट बनाना है जिसका नाम है बैलेंस शीट। उस बैलेंस शीट को बनाने से भी आपको पता लगेगा कि जो आपने पूरा अकाउंट मेंटेन किया है ना बेटा, ये आपने सही किया है कि गलत किया है बेटा। इज दैट क्लियर? आ रही है मेरी बात समझ में आप लोगों को? तो चलो इसको भी मेंटेन करके देख लेते हैं ताकि बचा कुचा जो हमारे मन में डाउट है ना वो भी क्लियर हो जाए, क्योंकि उसमें जो ग्रैंड टोटल होता है ना बेटा दोनों तरफ का इक्वल ही आना चाहिए, है ना। तो अगर इक्वल दोनों तरफ का इक्वल आ रहा है तो मतलब आपने सही किया है, अगर इक्वल नहीं है तो मतलब आपने गलत किया है। तो 1,22,300, ये हमारा 5,000, ये हमारा 16,000, ये हमारा 36,000 और ये हमारा 1,03,000 रुपए। ठीक है, अब देखो वो बैलेंस शीट बनाना मैं आपको सिखाता हूं। यहां पर उसमें भी बेटा दोनों ग्रैंड टोटल मैच हो गए ना आपके, तो आपने सही किया है, आपको टेंशन की जरूरत नहीं है। आप खुद अपने आप से बोल सकते हो कि इसमें मेरे पूरे मार्क्स आ गए हैं। ठीक है बच्चे, चलो बैलेंस शीट बनाते हैं। ये बैलेंस शीट बेटा आपका ना आगे तक बिल्कुल भी पीछा नहीं छोड़ने वाली है, 12th में भी रहेगी। अगर आगे आगे जाके आप बीकॉम करते हो, सीए करते हो तो वहां पर भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। जो जो चीजें 11th में पढ़ी है ना बेटा वो आगे तक आपका साथ नहीं छोड़ने वाली है, इसलिए 11th बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, आप यहां पर लिखेंगे हमेशा एज एट 31 मार्च, मैं यहां पर ले लेता हूं 2024। इज दैट क्लियर बेटा? ये ऐसे टी शेप का यहां पर अकाउंट बनेगा इसमें, ठीक है ना। वो क्या होता है वो भी आगे बताऊंगा अभी आपको मैं। ये हमारा यहां पर कोई ना क्रेडिट साइड ना कोई डेबिट साइड, ऐसा नहीं होता है। ये हमारा अमाउंट बैलेंस शीट में नहीं होता है, सिर्फ बैलेंस शीट में कोई
इधर आप क्रेडिट इधर डेबिट नहीं लिखते हो, क्योंकि यहां पर एसेट साइड और लायबिलिटी साइड होती है। तो ये हो गया आपका एसेट साइड, ये अमाउंट हो गया बेटा, और ये हो गया आपका लायबिलिटी साइड्स। ठीक है बेटा, आई बात समझ में। अब अपन पहले एसेट साइड कर लेते हैं बेटा। एसेट साइड में हमारे पास में सबसे पहले था कैश। तो हमारे पास में फाइनल इक्वेशन में कैश कितना बचा बेटा? 1,22,300 रुपीज बचा सर। कैश के बाद हमारे पास हमने परचेस किया था फर्नीचर। ये फर्नीचर हमारे पास में लास्ट तक भी फाइनल इक्वेशन में 5,000 ही रहा। फर्नीचर के बाद में हमने एक और स्टॉक, हमने क्या कहते हैं, एसेट्स परचेस किया, स्टॉक, जो कि लास्ट में हमारे पास सिर्फ 16,000 ही रह गया था। ठीक है, उसके बाद में कोई एसेट्स नहीं थी। अब बाकी उधर की लायबिलिटी है बेटा। तो पहली लायबिलिटी थी हमारा क्रेडिटर्स। ठीक है बेटा, वो हमारे पास में 36,000 रहा। और उसके बाद आता है हमारा कैपिटल। ये कैपिटल भी लायबिलिटी होती बेटा। ये आ गया हमारा 1,07,300 रुपीज। अब अगर पूरी इक्वेशन अपन ने सही मेंटेन करी होगी ना, तो दोनों साइड का ग्रैंड टोटल इक्वल आएगा बेटा। तो पहले हम एसेट साइड देखते हैं, 1,22,300, फिर उसके बाद में 5,000, उसके बाद में फिर 16,000 रुपीज। सॉरी, मैंने गलत लिख लिया। 1,22,300, उसके बाद में 5,000 और उसके बाद में 16,000 रुपीज। तो आपका आ गया बेटा 1,43,300 रुपीज। 43,300 रुपीज। अब यहां पर भी यही अमाउंट आना चाहिए बेटा। ठीक है ना, तो यहां पर 36,000 प्लस 1,07,300 रुपीज। अरे वाह, जादू हो गया, सेम आ रहा है 1,43,300 रुपीज। इट मींस इस क्वेश्चन के अंदर हमने पूरी अकाउंटिंग इक्वेशन एकदम सही किया है। इज दैट क्लियर बेटा? समझ में आया आप लोगों को? तो इस तरीके से अकाउंटिंग इक्वेशन मेंटेन की जाती है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बेटा, वो आपको मिल सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। तो व्हाट्सएप नंबर जल्दी से सेव करो और हमें मैसेज करो, ताकि हम आपको ग्रुप में ज्वाइन कर सकें और वहां पर ही आप सभी को 11th क्लास के अकाउंटिंग इक्वेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे। वहां प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट उसमें अगर आता है तो आप वहां पर हमसे पूछ सकते हैं। इज दैट क्लियर बच्चों? आई होप आपको ये मेरी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। तो चलिए फिर आगे चलते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। बेटा ये क्वेश्चन मैंने करवाया है, अभी एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आने वाला हूं। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन का ऐसा क्वेश्चन कराया, इसके अलावा कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस और हैं जो आपके लिए समझना बहुत जरूरी है बेटा। तो मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा है, क्लास अच्छी लगी है, तो बेटा प्लीज लाइक जरूर करना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।